सभी को नमस्कार। उम्मीद आप अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई पर लगे हुए होंगे। आज हम एक ऐसा टॉपिक कवर करेंगे जो वनडे एग्जाम में एक फेवरेट टॉपिक है। चाहे आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो, कोई भी वनडे एग्जाम आप क्यों ना दे रहे हो, उन सभी के लिए एक टॉपिक रिवर सिस्टम। मैं ये मानता हूं इससे बड़ा टॉपिक शायद ही ज्योग्राफी में कोई होगा। आप सभी को शायद बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि रिवर सिस्टम अपने आप में कितना महत्व रखता है ज्योग्राफी में। आज हम जिन नदियों को लेकर बात करेंगे वो नदियां हैं गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। अच्छा, गंगा नदी में गंगा की सहायक नदी जैसे जमुना, बेतवा, सिंध, केन, टोन, सोन सभी को देखेंगे। मतलब ब्रह्मपुत्र नदी सारी की सारा पार्ट देखेंगे। सिंधु रिवर सिस्टम में झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज सारा का सारा पार्ट। महानदी कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, हुगली, साबरमती, माही, लूनी, नर्मदा, तापी और पेरियार। आज इन नदियों को कवर करेंगे। तो आप सभी तैयार हो जाइए, बिना टाइम गवाए क्लास को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर दिया करो, कम से कम, ये कहने वाली बात नहीं होती है। बाकी वीडियो को शेयर करना और जो चैनल पर नए हैं उसे सब्सक्राइब करना आप सभी का काम है। बिना टाइम गवाए चीजों को स्टार्ट करते हैं, चीजों को पढ़ना शुरू करते हैं। और सबसे पहली रिवर देते हैं हम अपने पास। फर्स्ट रिवर जो आती है वो है हमारे पास सबसे पहली रिवर। सबसे पहले समझिएगा रिवर्स को किस तरीके से पढ़ने वाले हैं। रिवर को दो भागों में बांट रहे हैं, गंगा रिवर सिस्टम, सिंधु रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ये हिमालयन रिवर के अंतर्गत आती हैं। जबकि पेनिनसुलर रिवर सिस्टम को दो भागों में बांटा जाता है, रिवर्स ऑफ अरेबियन सी यानी ऐसी नदियां जो अरब सागर में जल गिराती हैं, और रिवर्स ऑफ बे ऑफ बंगाल यानी ऐसी नदियां जो बंगाल की खाड़ी में जल गिराती हैं। अरेबियन सी की नदियों में हम साबरमती, माही, लूनी, नर्मदा, तापी, पेरियार को कवर करेंगे। जबकि बंगाल की खाड़ी की नदियों में दामोदर, हुगली, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी को कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम सिंधु रिवर सिस्टम को लेकर। ये आपको दिख रही होगी, ये रिवर है सिंधु। देखो, जो कुछ आपको यहां पर दिख रहा है, जो मैं बोलूंगा वो सब लिखा हुआ है आपकी स्लाइड्स में, है ना। तो इसे आप टेलीग्राम से लेकर एक बार रिवीजन कर लेना। मैं केवल आपको मैप को समझाऊंगा, लिखा ज्यों का त्यों, जो मैं बोलूंगा वो एक एक शब्द, एक एक अक्षर आपको स्लाइड पर लिखा हुआ मिलेगा। देखो, सिंधु नदी को लेकर मैं बात करूं, सिंधु का ओरिजिन जो है ना, ये ग्लेशियर है बोखरचू ग्लेशियर। इस बोखरचू ग्लेशियर के पिघलने से बनी है लेक मानसरोवर। इसी लेक मानसरोवर से निकलती है सिंधु रिवर, जो भारत के केवल एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में बहती है। उसके बाद पाकिस्तान में चली जाती है और पठानकोट में सभी नदियों का जल लेकर अरब सागर में जल गिरा देती है। ये नदी भारत के केवल केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में ही बहती है। ये दमचौक से एंट्री करती है और चिल्लास से बाहर निकल जाती है। लद्दाख की राजधानी लेह सिंधु रिवर के राइट हैंड पर है। इसकी लंबाई 2880 किलोमीटर है और भारत में 1114 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगर सिंधु नदी को लेकर मैं बात करूं, ये एक इंटरनेशनल रिवर है जो कि ट्रांस हिमालय से निकलती है तिब्बत में, उसके बाद भारत में और उसके बाद पाकिस्तान में बहती है। तो ये पॉइंट हुए किसको लेकर, सिंधु नदी को लेकर। उसके बाद नेक्स्ट रिवर आती है झेलम रिवर। झेलम नदी का ओरिजिन जो है ना, मिडिल हिमालय की एक पार्ट है पीर पंजाल रेंज। पीर पंजाल रेंज के पास एक लेक है जिसका नाम है लेक बैरीनाग। उस लेक बैरीनाग से निकलती है झेलम रिवर और निकलने के बाद आगे की ओर बढ़ती है और केवल जम्मू कश्मीर में ही बहती है। उसके बाद भारत पाकिस्तान की बाउंड्री बनाती है। उसके बाद पाकिस्तान में जाकर चिनाब रिवर में मीट कर जाती है। इसका रास्ता जो है ना, वो वुलर झील से होता हुआ है, यानी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की लेक वुलर झील से होते हुए निकलती है, रास्ता बनाते हुए। ठीक है ना, और इसी का पुराना नाम है झेलम का वितिस्था। अगला रिवर आती है हमारे पास झेलम के बाद चिनाब नदी। चिनाब नदी दो धाराओं से मिलकर बनी है, चंद्रा और भागा। दोनों की दोनों लाहौल स्पीति में मिलती हैं, इसीलिए इस नदी को कहा जाता है चंद्रभागा रिवर। यह हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में बहते हुए पाकिस्तान में जाकर सिंधु नदी में मीट हो जाती है। चिनाब नदी का ओरिजिन बारालाचाला पास हिमाचल प्रदेश से होता है और इसी का पुराना नाम है अश्किनी। क्या नाम है, अश्किनी है। क्लियर है। नेक्स्ट रिवर जो आती है वो है हमारे पास रावी नदी। रावी नदी का ओरिजिन जो होता है हिमाचल प्रदेश में रोहतांग पास से होता है और ये हिमाचल प्रदेश, पंजाब में बहते हुए पाकिस्तान में जाकर चिनाब नदी में मीट कर जाती है। इस नदी का नाम है हमारे पास रावी रिवर। रावी का पुराना नाम है पुरुषनी नदी। क्या नाम है, पुरुषनी इस नदी का पुराना नाम है। अगली रिवर जो आती है मेरे भाई वो है व्यास रिवर। व्यास नदी हिमाचल प्रदेश के व्यास कुंड से निकलती है। ये हिमाचल प्रदेश और पंजाब में बहती है और जाकर सतलज नदी में मीट कर जाती है। ये जो नदी आ रही है सतलज रिवर। ठीक है, और इसी व्यास नदी का पुराना नाम है विपाशा। क्या नाम है, विपाशा इसका पुराना नाम है। अगली नदी आती है सतलज रिवर। सतलज नदी तिब्बत में निकलती है राकस्ताल लेक से और ये तिब्बत में बहती है, फिर भारत के हिमाचल प्रदेश और पंजाब में बहती है, उसके बाद पाकिस्तान में जाकर चिनाब नदी में मीट कर जाती है।
और जहां पर व्यास और सतलज आपस में मिलती है, यहां पर एक बैराज है, हरिके बैराज, जो कि पंजाब के कपूरथला में है। यहां से एक यहां से एक नहर निकाली गई जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर, जो भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर के रूप में भी जानी जाती है। ठीक है। और सतलज नदी भी जो है ना, ये एक इंटरनेशनल रिवर है जो कि तिब्बत, भारत और पाकिस्तान में बहती है। ये भारत में एक पास से एंट्री करती है जिसका नाम है सिपकिला पास, हिमाचल प्रदेश का, है ना। सिपकिला पास हिमाचल प्रदेश से एंट्री करती है। ये सब कुछ लिखा हुआ है, मतलब कुछ भी दिमाग खोरी नहीं करनी, सब कुछ A to Z लिखा हुआ है, केवल सुनते जाओ चीजों को। नेक्स्ट आती है हमारे पास ब्रह्मपुत्र नदी। और ब्रह्मपुत्र रिवर को थोड़ा समझो। देखो, ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर अगर मैं बात करूं तो ब्रह्मपुत्र नदी का ओरिजिन जो है ना, वो चेमायुंगडुंग ग्लेशियर के पिघलने से बने मानसरोवर लेक से होता है। ये तिब्बत में बहती है, उसके बाद भारत के अरुणाचल प्रदेश और असम में बहती है, उसके बाद बांग्लादेश में चली जाती है। जब ये तिब्बत में बहती है इसको कहा जाता है शांगपो नदी। जब ये अरुणाचल प्रदेश में बहती तब इसे कहा जाता है दिहांग नदी। जब ये असम में बहती है जब इसे कहा जाता है ब्रह्मपुत्र रिवर। और जब ये बांग्लादेश में चली जाती है तब इसे कहा जाता है जमुना नदी। यह भारत में एंट्री करती है यांगया पास या फिर नामचा बारवा माउंटेन। तो कभी पूछे आपसे किस माउंटेन को काटकर ब्रह्मपुत्र रिवर भारत में एंट्री करती है, तो नामचा बारवा माउंटेन। और किस पास को काटकर एंट्री करती है, तो आप कहेंगे वो है यांगया पास। इस नदी की लंबाई जो है वो है 2900 किलोमीटर और भारत में ये बहती है 917 किलोमीटर। ठीक है, आप याद रखोगे, सिंपल है। अगर मैं बात करूं इसी नदी को लेकर, इसका दूसरा पार्ट आता है ये वाला। ये वाला पार्ट क्या कहता है मेरे भाई? ये वाला पार्ट ये कहता है कि जो हमारे पास ब्रह्मपुत्र नदी है, कौन सी रिवर? ब्रह्मपुत्र रिवर जो है, इस पर दो द्वीप है, उन्मादा और मांजुली, दोनों के दोनों असम में है, जिसमें से उन्मादा पूरे विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप है। नदी द्वीप है ना, और द्वीप नहीं, नदी द्वीप। और जबकि मांजुली जो है ये सबसे बड़ा नदी द्वीप है पूरे विश्व का। क्लियर है? इसकी सहायक नदियां हैं जैसे पगलादिया, मानस, तीस्ता, पिथुमारी, है ना, धनसरी, सुबनसरी, वाराणसी। ये सभी की सभी ट्रिब्यूटरियां हैं किसकी? ब्रह्मपुत्र की, जिसमें से सुबनसरी जो है सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। एक रिवर है लोहित नदी। लोहित नदी के नीचे के सेडिमेंट रेड हैं, मिट्टी रेड है, जिसके कारण इसका पानी लाल दिखाई देता है, इसीलिए इसे कहा जाता है खूनी रिवर। और किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक रिवर है लोहित नदी। लोहित नदी पर एक ब्रिज है जिसका नाम है भूपेन हजारिका ब्रिज, जिसे ढोला सदिया ब्रिज भी कहा जाता है। ये भारत का सबसे लंबा नदी ब्रिज है, यानी किसी भी नदी पर सबसे लंबा ब्रिज है। क्लियर है? तो ये बातें थी किसको लेकर? ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला पार्ट आता है हमारे पास गंगा नदी को लेकर। किसको लेकर? गंगा नदी को लेकर। उससे पहले आपके गंगा के निर्माण की प्रक्रिया को समझना होगा, कैसे आखिरकार गंगा का निर्माण हुआ। गंगा का निर्माण बेसिकली एक रिवर है जिसका नाम है शतोपत ग्लेशियर से निकलने वाली अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी धौली गंगा का पानी लेती है विष्णु प्रयाग में। उसके बाद पिंडार नदी का पानी लेती है कर्ण प्रयाग में। उसके बाद नंदाकिनी नदी का पानी लेती है नंद प्रयाग में। उसके बाद मंदाकिनी नदी का पानी लेती है रुद्रप्रयाग में। उसके बाद आगे की ओर पड़ती है और पहुंचती है देवप्रयाग। देवप्रयाग में एक नदी निकलती है जो कि देवप्रयाग में पहुंचती है। उसके बाद गंगोत्री ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है भागीरथी रिवर। भागीरथी नदी जाकर देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है, तब इसका नाम पड़ता गंगा नदी। ये सारी की सारी प्रक्रियाएं उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में चल रही थी। अब गंगा सबसे पहले एंट्री करती है मैदानों में, हरिद्वार में। इन्हें कहा जाता पंचप्रयाग। पंचप्रयाग मतलब अलकनंदा और धौली गंगा का संगम विष्णु प्रयाग, अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम कर्णप्रयाग, अलकनंदा और नंदाकिनी नदी का संगम नंदप्रयाग, अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम रुद्रप्रयाग, और अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम जो है वो देवप्रयाग। इन्हें पंच प्रयागों के नाम से जाना जाता है। उम्मीद है कंसेप्ट आप समझ पाए होंगे। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना हो तो, बाकी पीडीएफ में आपको मिल ही जाएगा। नेक्स्ट, अब मैं बात करूं गंगा नदी को लेकर, तो मेरे भाई गंगा रिवर ये रही। अब इस गंगा रिवर को समझिएगा कैसे कैसे क्या क्या फैक्ट बनते हैं। सबसे पहला देखो, गंगा नदी का ओरिजिन दो धाराओं से मतलब मिलकर हुआ, अलकनंदा और भागीरथी। यह उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और जाकर चली जाती है कहां पर? बांग्लादेश में। बांग्लादेश में इसी को कहा जाता है पद्मा रिवर। और यही ब्रह्मपुत्र और गंगा यानी पद्मा और जमुना मिलकर मेघना का निर्माण करती हैं, और मेघना ही अंतिम रूप से बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जिसे सुंदरवन डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। और गंगा भारत के 5 स्टेट से होकर बहती है। गंगा की टोटल लंबाई 25-25 किलोमीटर है और यह भारत की सबसे लंबी नदी का एग्जाम्पल भी है।
क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर हुए? अच्छा, अब मैं बात करता हूं गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, गंगा की बाएं तट की सहायक नदियों को लेकर। अगर मैं गंगा की बाएं तट की सहायक नदियों को लेकर बात करना स्टार्ट करूं तो सबसे पहली नदी आती है रामगंगा रिवर। रामगंगा नदी जो है ना, ये निकलती है उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले से, और उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल से निकलने के बाद उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश में आकर कन्नौज में गंगा नदी में मिल जाती है। यह गंगा की सबसे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरियों में सबसे वेस्टर्न ट्रिब्यूटरी है, सबसे पश्चिमी सहायक नदी है। और इसी पर एक डैम है रामगंगा डैम, उत्तर प्रदेश के बिजनौर में, और ये उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा डैम है रामगंगा डैम। ठीक है, नेक्स्ट आती है हमारे पास रिवर, इसका नाम है गोमती नदी। गोमती नदी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट के फुलहर झील से निकलती है, केवल उत्तर प्रदेश में बहती है और उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में जाकर कनेक्ट हो जाती है गंगा रिवर से। यह लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरियों में एकमात्र ऐसी नदी है जो किसी हिमालय से नहीं निकलती है, बल्कि उत्तर प्रदेश के मैदानों से निकलती है। ठीक है, सब कुछ लिखा हुआ है, डिट्टो जो शब्द मैंने बोल रहा हूं वही शब्द उसी वे में, उसी क्रम में एक एक शब्द लिखा हुआ है, मैं केवल समझाने का काम आपको कर रहा हूं। उसके बाद नेक्स्ट रिवर आती है, उसका नाम है हमारे पास कौन सी, घाघरा नदी है ना, घाघरा नदी। घाघरा नदी निकलती है तिब्बत में मापचाचुंग ग्लेशियर से। यह तिब्बत, नेपाल, उत्तर प्रदेश, बिहार और बिहार में जाकर यमुना गंगा से मिल जाती है। गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। यह भारत के दो स्टेट उत्तर प्रदेश और बिहार में बहती है। ठीक है, उसके बाद अगली ट्रिब्यूटरी आती है, इसका नाम है गंडक रिवर। गंडक नदी तिब्बत में निकलती है हिमालय से। यह तिब्बत, नेपाल, उत्तर प्रदेश, बिहार में बहती है और बिहार में जाकर मिल जाती है गंगा से। यह दो स्टेट में बहती है, भारत के यूपी और बिहार, और यह यूपी और बिहार की बाउंड्री भी बनाने का काम करती है। नेक्स्ट रिवर आती है कोसी नदी। कोसी नदी भी निकलती है तिब्बत में नेपाल हिमालय से, और ये निकलने के बाद तिब्बत, उसके बाद नेपाल, उसके बाद बिहार, यानी केवल भारत के एक स्टेट में बहती है बिहार, और इंटरनेशनल रिवर है जो तिब्बत, नेपाल और भारत में बहती है ना। कोसी नदी जाकर मीट कर जाती है गंगा से बिहार में, और इसी को कहा जाता है बिहार का शोक, शोरो ऑफ बिहार, इसी को कहा जाता है। उसके बाद आती है हमारे पास राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। ये तो थी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में सबसे पहले आती है यमुना नदी। यमुना नदी जो है ना, ये ओरिजिनेट होती है उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से। अरे ये रामगंगा फिर से आ गई क्या? ये रही यमुना नदी, ये रही यमुना रिवर। यहां पर देखिएगा, देखो ये जो है ये है हिमाचल प्रदेश, ये है उत्तराखंड, ये है हमारे पास हरियाणा, यहां पर है दिल्ली, ये है हमारे पास राजस्थान, ये है मध्य प्रदेश। अब एक बार में समझिएगा, यमुना नदी जो है ना, ये उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, उसके बाद ये हिमाचल प्रदेश में जाती है, फिर हरियाणा और यूपी की बाउंड्री बनाती है, फिर दिल्ली में जाती है, उसके बाद यूपी में आती है और यूपी के प्रयागराज में जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। तो ये 1 2 3 4 5, ये यानी ये 4 स्टेट और एक यूटी में बहने वाली रिवर है। क्लियर है, याद रखोगे, चलिएगा। और ये गंगा की सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी है, इसकी लंबाई 1376 किलोमीटर है। नेक्स्ट नदी आती है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरियों में, एक बार में खत्म कर देते हैं, यहां पर आ जाओ। एक नदी आती है चंबल रिवर, जो कि यमुना से मीट करती है। कैसे कैसे समझिएगा, यह है चंबल नदी। चंबल नदी जो है ना, मैं थोड़ा सा बड़ा करूं इसे, ये कट जाएगा, फिर यहां पर आऊं। देखो ये जगह दिख रही है आपको, ये वाली, मैं खुद हाईलाइट कर देता हूं थोड़ा। ये वाली जगह आपको दिख रही होगी, ये है हमारे पास चंबल रिवर। ये निकलती है हमारे पास जानापाव पहाड़ी एमपी से। चंबल नदी इस तरीके से एमपी, फिर राजस्थान और मध्य प्रदेश की बाउंड्री बनाते हुए जाकर उत्तर प्रदेश के इटावा में यमुना नदी में मिल जाती है, यानी ये यमुना की सहायक नदी है। उसके बाद अगली नदी आती है, इसका नाम है हमारे पास वेतवा नदी। वेतवा नदी जो है ना, विंध्य पर्वत से निकलती है एमपी में, और निकलने के बाद ये एमपी और यूपी में बहते हुए यूपी के हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में मिल जाती है, किससे, यमुना से। उसके बाद आती है केन रिवर। केन नदी का ओरिजिन होता है कहां से, मध्य प्रदेश के कैमूर पहाड़ियों से, और ये इस तरीके से मध्य प्रदेश और यूपी में बहती है, यूपी के बांदा में जाकर यमुना नदी में मिल जाती है, यानी यमुना की ट्रिब्यूटरी है। उसके बाद आती है हमारे पास सोन नदी। सोन नदी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की बाउंड्री पर पड़ने वाले अमरकंटक
चोटी से निकलती है और यह छत्तीसगढ़ और एमपी की बाउंड्री, उसके बाद यूपी और यूपी के बाद बिहार और बिहार में जाकर किससे मिल जाती है? गंगा से मिल जाती है। तो ये सारी की सारी गंगा की ट्रिब्यूटरी हो गई। तो गंगा की ट्रिब्यूटरी में रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, इसके अलावा हमने यमुना, चंबल, बेतवा, केन और सोन नदियों को पढ़ लिया। क्लियर है यहां तक की चीज मेरे भाई? नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं, अगली नदियों को लेकर बात करते हैं। अगली नदियों में हमारे पास अगली नदी जो आती है, और इस नदी का नाम है क्या? इस नदी का नाम है, सबसे पहले हम बात करते हैं महानदी को लेकर। किसको लेकर? महानदी को लेकर। यहां पर आओ, महानदी को लेकर मैं बात करूं तो महानदी का जो ओरिजिन है ना, वो होता है कहां पर? छत्तीसगढ़ में सिहावा पहाड़ियों से। यह छत्तीसगढ़ और कहां पर बहती है? तो ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बहती है और डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है। इसी पर एक डैम है जिसका नाम है हीराकुंड डैम, जो भारत का सबसे लंबे डैम का एग्जाम्पल है, जिसकी लंबाई 4801 मीटर है। नेक्स्ट, इसकी सहायक नदियों को लेकर बात करें तो इसकी लेफ्ट बैंक सहायक नदियों में शिवनाथ, हसदेव, मांड और ईब आती हैं, जबकि राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में ओंस और तेल नदियां आती हैं। शिवनाथ इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो कि बिलासपुर में जाकर मिलती है महानदी से। ठीक है, नेक्स्ट आती है हमारे पास, इसका नाम है गोदावरी रिवर। गोदावरी नदी को लेकर मेरे भाई मैं बात करूं तो गोदावरी नदी का जो ओरिजिन है कहां से होता है? तो आप कहेंगे सर गोदावरी रिवर का जो आप ओरिजिन बता रहे हो वो है हमारे पास वेस्टर्न घाट पर महाराष्ट्र के नासिक शहर में पड़ने वाले त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से। उसके बाद ये महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में बहती है और आंध्र प्रदेश के पास डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है और ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी और पूरे भारत की गंगा के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसके अलावा इसी को बूढ़ी गंगा या फिर दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है और इसकी सहायक नदियां पूर्णा, वर्धा, वेनगंगा, पेनगंगा, इंद्रावती, सबरी, मंजिरा और प्रवरा हैं। ठीक है, ये किसकी सहायक नदियां हैं? ये सारी की सारी गोदावरी की सहायक नदियां हैं। ये सारा कुछ मैंने यहां पर लिख दिया है। अगली नदी आती है हमारे पास, जिसका क्या नाम है? जिसका नाम है कृष्णा नदी। आप कृष्णा नदी को देखोगे तो यहां पर कृष्णा नदी ये आ रही। अगर कृष्णा नदी को लेकर मैं बात करूं तो कृष्णा नदी का ओरिजिन महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से होता है। ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में बहते हुए डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है। इसके ऊपर की ओर बहती है गोदावरी रिवर। गोदावरी और कृष्णा के बेसिन को आंध्र प्रदेश में केजी बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन कहा जाता है और यह धान की खेती के लिए फेमस है, इसीलिए इसे धान का कटोरा भी कहा जाता है। क्लियर है? इसकी लंबाई को लेकर बात करूं तो 1400 किलोमीटर लंबाई है कृष्णा रिवर की और ये पूरे भारत की थर्ड सबसे लंबी नदी, पहले पर गंगा, दूसरे पर गोदावरी और तीसरे पर कृष्णा। और जबकि दक्षिण भारत की सेकंड सबसे लंबी नदी, पहले पर गोदावरी और दूसरे पर कृष्णा आती है। कृष्णा की सहायक नदियों को लेकर मैं बात करूं जैसे दूधगंगा, पंचगंगा, भीमा, कोयना, मूसी, घाटप्रभा, मालप्रभा और तुंगभद्रा हैं, जिसमें से तुंगभद्रा इसकी सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी भी कही जाती है। क्लियर है? तो ये सारा का सारा पार्ट था किसको लेकर? कृष्णा नदी को लेकर। किसको लेकर? कृष्णा नदी को लेकर। कभी कभी आपसे पूछता है किसके बारे में? कावेरी रिवर के बारे में। तो आप याद रखेंगे यहां पर एक स्टेट आता है तमिलनाडु। कौन सा स्टेट आता है? तमिलनाडु स्टेट आता है। तो अगर कभी कावेरी नदी के बारे में पूछे तो ये स्टेट है हमारे पास तमिलनाडु। और इस तरीके से ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से, कहां से है ना, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से, सब कुछ नोट्स में मिल जाएगा लेकिन मैं इसे अलग से ऐड कर रहा हूं। ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कर्नाटक से निकलती कावेरी नदी और कावेरी नदी इस तरीके से कर्नाटक और तमिलनाडु में बहते हुए डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है। ये दो स्टेट में ही होकर बहती है ना। ये भारत की एकमात्र, दक्षिण भारत की एकमात्र बारहमासी नदी है कावेरी रिवर, जिसकी लंबाई 805 किलोमीटर है और इसी को ही कहा जाता दक्षिण भारत की गंगा। ठीक है, ये थी कावेरी नदी। ठीक, नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आगे की ओर जब बढ़ेंगे तो उसके बाद आती है हमारे पास पेरियार नदी। अगर मैं पेरियार रिवर को बात करूं तो देखो यहां पर आना पेरियार नदी को लेकर। देखो पेरियार नदी का जो ओरिजिन है ना वो शिवगिरी की पहाड़ियों से होता है और शिवगिरी की पहाड़ियां पड़ती कहां पर है, ये बड़ी बात है। तो शिवगिरी की जो पहाड़ियां है ना वो पड़ती है तमिलनाडु केरल के बॉर्डर पर, यहीं से ओरिजिनेट होती है और यह तमिलनाडु और केरल में बहते हुए लगभग कंप्लीटली केरला में बहती है और जाकर जल गिराती है अरब सागर में। कहां पर? अरब सागर में जल गिराती है। इसके अलावा इसी पर दो डैम हैं, मुल्ला पेरियार डैम और इडुक्की डैम। मुल्ला पेरियार डैम विवादित है केरल और तमिलनाडु के बीच, जबकि इडुक्की डैम भारत का एकमात्र चापाकार डैम है। इसी नदी को यानी पेरियार रिवर को ही केरल की जीवन रेखा कहा जाता है, क्योंकि केरल को पीने और सिंचाई का पानी उपलब्ध कराती है। कौन सी? पेरियार रिवर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट नदी जो आती है मेरे भाई वो है हमारे पास
यहां पर आऊं, अगली नदी को लेकर बात करें तो अगली नदी आती है हमारे पास, ये रही। इस नदी का नाम है हमारे पास क्या, इस नदी का नाम है हमारे पास ये रही, लूनी नदी। लूनी नदी का जो हमारे पास दो धाराओं से निर्माण हुआ, सागरमती और सारास्वती, अरावली पर्वत के पास से निकलती हैं, उसके बाद ये राजस्थान में बहती है, उसके बाद गुजरात में जाती है और गुजरात के कच्छ के रण में जाकर खत्म हो जाती है, यानी समुद्र नहीं देख पाती लूनी रिवर। लूनी नदी भारत की फेमस खारे पानी की नदी है जिसका नाम ही पड़ा है नॉन, नॉन मतलब नमक, और राजस्थान में इसका प्रोनाउंस होता है लूण, है ना, तो इसीलिए इसे बोला गया लूनी रिवर। ठीक है, सुक्री, जवाई और जोजई इसकी क्या है, ट्रिब्यूटरियां हैं। इसके अलावा मैं बात करूं लूनी नदी को लेकर तो इसी को कालिदास जी ने अंतः सलीला वर्ड यूज किया है, किसके लिए, लूनी रिवर के लिए। ठीक है, तो लूनी नदी का ओरिजिन राजस्थान में सागरमती और सारास्वती दो धाराओं से होता है, और उसके बाद ये राजस्थान, राजस्थान के बाद गुजरात और गुजरात के कच्छ के रण में जाकर विलीन हो जाती है। ठीक है, इसकी सहायक नदियां सुक्री, जवाई और जोजई हैं, ये फेमस खारे पानी की नदी है। ठीक है, यही बात थी बस। नेक्स्ट नदी आती है हमारे पास अगली, इसका नाम है माही रिवर। अगर मेरे माही रिवर को लेकर हम बात करें तो माही नदी का जो ओरिजिन है ना वो होता है, ये है विंध्य पर्वत। विंध्य पर्वत से ओरिजिनेट होती है कौन सी, वो है माही नदी, जो कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में बहती है और जाकर खंबात की खाड़ी या फिर अरब सागर में जल गिराती है। यह विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, अगली नदी आती है हमारे पास जिसका नाम है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी को लेकर कभी आप समझोगे तो ये रही नर्मदा रिवर। हमारे पास सतपुड़ा माउंटेन है, सतपुड़ा माउंटेन के फेमस 3 पार्ट हैं, पीरपंजा सॉरी राजपीपला, महादेव और मेकाल रेंज। इसी मेकाल रेंज की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक। इसी अमरकंटक से निकलती है नर्मदा रिवर जो कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में बहती है, गुजरात के भड़ोच के पास जाकर खंबात की खाड़ी या फिर अरब सागर में जल गिराती है। इसकी लंबाई 13-12 किलोमीटर है और अरब सागर में जल गिराने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है, अरब सागर में जल गिराने वाली। ठीक है, इसके ऊपर में जो है वो इसके ऊपर में विंध्य पर्वत है और नीचे की ओर सतपुड़ा माउंटेन है, इसीलिए इसे कहते हैं 2 पर्वतों के बीच की नदी, किसको, नर्मदा को। और इसी पर हमारे पास सरदार सरोवर डैम है गुजरात में, जिसके लिए नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया था, जिसका नेतृत्व मेघा पाटकर जी के द्वारा किया गया था। क्लियर है। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं, अगली रिवर, अगली नदी आती है हमारे पास तापी नदी। अगर मैं तापी नदी को लेकर बात करूं मेरे भाई, तो तापी नदी का ओरिजिन सतपुड़ा पर्वत के महादेव रेंज से लगे बैतूल के पठार से होता है। यह मध्य प्रदेश, उसके बाद यह महाराष्ट्र, उसके बाद ये गुजरात गुजरात के पास जाकर खंबात की खाड़ी में जल गिराती है। ठीक है, और यह सतपुड़ा के साउथ में बहती है। सतपुड़ा के नॉर्थ में नर्मदा, सतपुड़ा के साउथ में तापी नदी बहती है। इसीलिए हम क्या कहते हैं, इसीलिए हम जो है, इसीलिए हम सतपुड़ा पर्वत को 2 नदियों के बीच का पर्वत भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आती है हमारे पास, ये हो गई सारी रिवर्स। तो एक बार मुझे भाई मैं एक रियल रिव्यू आप सभी का चाहूंगा। मैंने आपके केवल और केवल 22 मिनट लिए, है ना, और 22 मिनट में मैंने आपके सामने जो कंटेंट रखा है, मैं आपको 3-4 चीजें बता के जा रहा हूं। पहला, ये पीसीएस लेवल का कंटेंट है। दूसरा, ये बहुत मेहनत के साथ बनाया गया कंटेंट है, मतलब इसके पीछे लगभग 3 दिन की मेहनत है सारा का सारा डेटा निकालने के लिए और उसे डायग्रामेटिकली तैयार करने के लिए। ठीक है, और इतने कम समय में इतना बेहतरीन कंटेंट आप तक प्रोवाइड कराना, आप शायद इसे 20-22 मिनट की क्लास मानकर चल रहे हो, ये 3 दिन की मेहनत है जो मैंने आपको सामने परोस दी 22 मिनट में। इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर विद डायग्राम डाल दूंगा, वहां से एक बार अपना रिवीजन कर लेना। उम्मीद है ये छोटा सा इनिशिएटिव आपके लिए अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, जो चैनल पर नहीं सब्सक्राइब करेंगे। बाकी आप सभी की एक प्यारी सी कमेंट में चाहूंगा कि रिवर्स को लेकर ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी, जिसमें मैंने आपको 25 से 30 रिवर कंप्लीट कराई। ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, सभी को जय हिंद।